मुद्दा ये नहीं है कि कौन खड़ा था कौन बैठा, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री कैसे कुर्सी पे बैठे थे। यदि राष्ट्रपति जी खड़े हैं तो प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना चाहिए। ईवीएम से बहुत घोटाले हो रहे हैं, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। मतलब ऐसी क्या व्यवस्था करें जिससे ये आरक्षण का जो मेन मुद्दा है सब सेटिस्फाइड हो जाए। देखिए, एक तो डॉक्टर आनंद राय जी को जयस के साथ में, फिर उधर भारत आदिवासी पार्टी के भी कुछ भी कोई भी काम हो, या फिर उनके साथ में भी आपको फिर पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस के साथ में, फिर कभी कभी कोई बोलते हैं वैसे सूत्रों के हवाले से ऐसा कि आप कभी कभी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर भी रहते हैं, तो आप किस मुद्दों को लेकर? देखिए, मैं भाजपा को हराने के लिए हर उस व्यक्ति का साथ दूंगा जो भाजपा को वहां हरा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा। पहले भी मैं इनका इंटरव्यू ले चुका हूं, और इंटरव्यू तो क्या, इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए आता हूं, तो फिर इनसे थोड़ी सी बहुत चर्चा भी कर लेता हूं। तो वैसे ही आज भी इनसे मिलने आया था, इंदौर में आया था, तो सर से मिल करके बातचीत करने का मैंने बोला। तो सबसे पहले सर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। नमस्ते, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं आपको 10,000 सब्सक्राइबर होने की। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा करें उससे पहले अभी कुछ ट्रेंड पे चल रहा है अपने ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी, कई सारे पोस्ट आपने भी करा था, और भी कई सारे लीडर्स कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी एक अवार्ड फंक्शन के लिए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके साथ में जिनको अवार्ड मिलना, आडवाणी जी वो भी बैठे हैं, और उनको खड़ा कर रखा है। वो मतलब सब तरफ से वो चर्चाएं चल रही है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, पदों की अपनी गरिमा होती है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका एक पद है, राष्ट्रपति है, पद है, तो सर्वोच्च पद संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति का है। इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। हमारे जैसे लोगों को, जो हमारे समाज के लोग, उनको समझाना पड़ेगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है। सबसे पहले इस देश का सर्वोच्च व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री नहीं होता, वो राष्ट्रपति होता है। इसी तरीके से राज्य में यदि हम देखें तो वो राज्यपाल होता है ना। तो ये जो संवैधानिक पद है, इनकी गरिमा बना के रखना एक प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। तो जो देखा हमने कि भारत रत्न की होम डिलीवरी करवाने के लिए वो राष्ट्रपति को लेके गए उनके घर, और आडवाणी जी बैठे हुए थे कुर्सी पर, और प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे, और राष्ट्रपति महोदया खड़ी हुई थी। तो इसको कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ये जो चीज है वो बहुत बुरी लगी कि हमारे समाज से जिनको आपने राष्ट्रपति बनाया और आपने चुनाव में उसका पूरा फायदा लिया, उनकी किस तरीके से इंसल्ट की गई। इसी तरीके से जब मणिपुर की राज्यपाल थी उइके मैम, वो भी बहुत कुछ करना चाहती थी मणिपुर हिंसा पे, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी, विवश थी। तो इस तरीके से आप हमारे लोगों को अधिकार संपन्न बनाना चाहते हैं, लाचार बनाना चाहते हैं, तो इसमें तो लाचारी दिख रही है। तो जिस तरीके से चाहे वो राज्यपाल का मामला हो या राष्ट्रपति का मामला, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए होता है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं दे रही है। उसमें फिर वापस एक वीडियो जारी करके उसमें बता भी रहे हैं कि वो अवार्ड के लिए खड़े हुए थे, और वो शायद उनका स्वास्थ्य कर्म पे वापस कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो ये इन दोनों के बीच में अपन कैसे? मुद्दा ये नहीं है कि कौन खड़ा था कौन बैठा, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री कैसे कुर्सी पे बैठे थे। यदि राष्ट्रपति जी खड़े हैं तो प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री कुर्सी पे क्यों बैठे थे जब राष्ट्रपति खड़ी है? तो ये मुद्दा ये है, और इसका कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास। तो उनको जैसे संसद भवन के उद्घाटन में भी, फिर राम मंदिर के उसमें भी, तो और फिर ये भी, तो ये मुद्दा मतलब इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। प्रोटोकॉल, आपसे प्रोटोकॉल में कोई भी यदि बड़ा आदमी होगा तो उसको हाईलाइट करना पड़ेगा और उसको वहां तवज्जो देनी पड़ेगी, ये कानून है। तो राम मंदिर में भी यदि राष्ट्रपति महोदया आती तो उनके माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा होती है, मोदी को हाईलाइट नहीं मिलता है ना। इसी तरीके से संसद भवन का उद्घाटन के समय भी यदि राष्ट्रपति महोदया आती तो उनको हाईलाइट मिलता, वो उद्घाटन करती। तो मोदी जी अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, है ना, इसलिए इनको पीछे धकेला जा रहा है। तो ये चीज गलत है। यदि आपने उस वर्ग को सम्मान दिया है, उस वर्ग से राष्ट्रपति और राज्यपाल बनाया है, तो उनको उनका जो वैधानिक, जो उनका रिस्पेक्ट है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना चाहिए। दूसरा सवाल सर मेरा, मैंने सबसे करा, लेकिन आपसे स्पेशली, आप विसल ब्लोअर हैं, आप कई सारी चीजें पॉलिटिकल से लगा करके, हिस्ट्री से लगा करके, हर चीजों को आप स्टडी करते हैं, और कई अनुभव भी आप के हैं आरक्षण के ऊपर। जैसे बीजेपी का भी कई बार, जैसे अनंत हेगड़े जी का है, एक और हमारे राजस्थान से कुछ कोई मैडम है, उनकी भी बयानबाजी आ रही है। सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अगर 400 पार, एक तो 400 पार का टेक आता है तो देखिए, संसद के अंदर 545 सीटें हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में 250 सीटें हैं। यदि आपको संविधान में संशोधन करना है तो आपको 2/3 बहुमत जरूरी है। तो 545 का 2/3 जो होता है वो करीब 350 होता है। तो इनको क्यों 370 सीटें चाहिए? क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये आशंका है कि ये आरक्षण को भी बदल देंगे। तो आपको इतनी सारी सीटें क्यों चाहिए? और जिस तरीके से पूरा विपक्ष को कैप्चर कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं,
उनके मैदान में गड्ढा खोद दिया, उनका फंड रोक दिया, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिया, बोल रहे हैं आप लड़ने आओ, अंपायर भी मोदी जी नहीं तय कर रही, अंपायर भी मैं ही तय करूंगा। तो भाई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये आर्डर किया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो चयन समिति है उसमें 3 लोग रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे, तो ताबड़तोड़ कानून लाने की क्या जरूरत थी कि नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री रहेगा, मतलब इनडायरेक्टली 3 वोट यदि है तो 3 में से 2 वोट हमेशा मोदी जी के पास रहेंगे और वो जिसको चाहेंगे उसको चुनाव का आयुक्त बना देंगे। अब जब चुनाव में खुद प्रधानमंत्री खड़े हो रहे हैं, चुनाव के भागीदार हैं, वो चुनाव की पार्टी हैं, वो एक तरीके से एक बेनिफिशियरी हैं, वो कैसे तय कर सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा? तो इसमें फिर आप निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो तो आप अपने आदमी को बिठा दोगे कि भाई तुम चुनाव करवाओ, तो फिर निष्पक्ष चुनाव कैसे रहा? तो आम जनता के अंदर ये भावना अब घर करके कि ईवीएम कहीं ना कहीं ईवीएम से बहुत घोटाले हो रहे हैं, बैलेट से चुनाव होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और सभी के पास समान अवसर होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सभी को अवसर देना चाहिए, समान सुना जाए, दूसरे विपक्ष को सुन तक नहीं रहा है अभी इलेक्शन कमीशन। ईवीएम के लिए अभी कुछ धरना दिया था ये वामन में आश्रम सर ने और कुछ वकीलों ने भी, और हम भी उसमें गए थे, हमने भी सुना था। तो आपको क्या लगता है बैलेट पेपर पारदर्शी है या ईवीएम पारदर्शी? देखिए हम तो बोल रहे हैं जो वीवीपैट स्लिप आती है, एक तो स्लिप हमारे हाथ में दीजिए, हम देख लेंगे भाई हमारा वोट किसको डाला, हमने जो डाला उसको डाला कि नहीं डाला, हम उसको फोल्ड करके एक पीपे में डाल दें और बाद में उसकी गिनती कर लो। अभी यदि आपको ये नहीं करना फिर अरबों रुपया आपने वीवीपैट की मशीन पे क्यों खर्च किया? तो भाई मत करो, करवाओ बैलेट से, आप वीवीपैट की गिनती करवा लो। अच्छा। तो भी काम चल जाएगा। और आपने देखा कि चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ, 45 दिन का शेड्यूल है, 45 दिन का शेड्यूल है, यदि 50 दिन में भी 5 दिन और बढ़ा लो, जहां लोग 45 दिन इंतजार कर सकते हैं 50 दिन भी इंतजार कर सकते हैं, तो भाई 50 दिन 5 दिन लगेंगे ना काउंटिंग में ज्यादा से ज्यादा। तो वीवीपैट की पर्चियों जो है उनकी गिनतियां होनी चाहिए और पारदर्शी तरीके से चुनाव होना चाहिए। आरक्षण पे ही मैं वो बात कर रहा था, आपने बताया कि जैसे 50% आरक्षण, जैसे एक महिलाओं को ओरिजिनल आरक्षण के लिए 33% का एक प्लान बनाया, और आरक्षण जैसे पर्टिकुलर एरिया हमारे उधर जैसे एसटी के भी कुछ हिस्सों में एसटी को नहीं मिल रहा है और बाकी जातियों में भी बराबर नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। तो इसको मतलब ऐसी क्या व्यवस्था करें जिससे ये आरक्षण का जो मेन मुद्दा है सब सेटिस्फाइड हो जाए? देखिए एक तो बार बार ये तर्क दिया जाता है कि इंदिरा साहनी का 5 जजों का जजमेंट और 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, ये गलत है। यदि आरक्षण के मुद्दे को हम 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं तो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ा जा सकती है और उस चीज को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि तभी तक 9वीं अनुसूची में जो विषय होते हैं उनको तभी चुनौती दी जा सकती है जब वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो। तो तमिलनाडु में जो 50% से ज्यादा आरक्षण दिया गया और भी राज्यों में जो कोशिश की जा रही है वो 9वीं अनुसूची में आरक्षण के मुद्दे को डालने की जा रही है। दूसरा विषय ये है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ जातियां ही आरक्षण का फायदा उठा रही हैं। जैसे राजस्थान में हम देखें कि जो मीणा जाति है, आदिवासी आरक्षण का अधिकतर हिस्सा उनको मिल रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं, वो लोग पढ़ाई करते हैं, समृद्ध थे, जयपुर के आसपास रहने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि जो दूसरी जनजातियां हैं वो विकास में पिछड़ गई हैं। इसी तरीके से जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें गिनी चुनी 5 या 6 जातियों को ही पिछड़ी जाति का फायदा मिल रहा है, जबकि पिछड़ी जातियां 100 से 125 जातियां हैं। उन जातियों के लोगों को नौकरियों में और अन्य जगह रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन करना चाहिए, क्षैतिज आरक्षण करना चाहिए। जो जातियां मुख्यधारा में आ गई हैं, जिन जातियों का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन आ गया है, उन जातियों का एक कोटा फिक्स कर दिया जाए। जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि भाई 3% मीणा है राजस्थान में, तो आप उनका 5% कोटा फिक्स कर दीजिए। 100 सीटें हैं एसटी की, 5 सीटें आप मीणा जाति के लिए रिजर्व कर लीजिए। 95% सीटों पर अन्य जो जातियां हैं आदिवासी की, उनको मौका दीजिए, क्योंकि अब उनको भी मुख्य धारा में आना है। इसी तरीके से मैं ओबीसी की बात करूं तो भाई राजस्थान में जाट जाति है, यादव हैं, गुजर हैं, लोधी हैं, कुर्मी, 5-6 जो जातियां हैं इनको फायदा मिला है राजनीतिक आरक्षण का और नौकरियों में आरक्षण। अन्य जो 100 से ज्यादा जातियां हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, सुतार, लोहार, कहार, कुम्हार, कलाल, ये सब लोग, इनको ये मुख्य धारा में नहीं है। तो ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं इनको हम एमबीसी बोलते हैं। बिहार में इनके लिए अलग से आरक्षण है, मैं उदाहरण भी दे रहा हूं, बिहार में लागू है, एमबीसी को अलग से आरक्षण है। तो जो पिछड़ा वर्ग की 2 वैरायटी है, बैकवर्ड क्लास की, अदर बैकवर्ड क्लास और मोस्ट बैकवर्ड क्लास। तो जो अति पिछड़ी जातियां हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासियों से जुड़ी हुई थी, उन जो जातियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए और उनके लिए अलग कोटा होना चाहिए। क्षैतिज रिजर्वेशन हो, मतलब कि आप मान के चलिए जैसे 100 में से आपने 30 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की हैं, तो आप 15 सीटें बैकवर्ड क्लास के लिए रखिए और 15 सीटें मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए रखिए। इस तरीके से जब हम क्षैतिज आरक्षण लाएंगे तब जाके समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सभी जातियां, जैसे आपने बताया कि आदिवासी अधिकतर मीणा है और सभी जितनी भी जातियां, और दलित के लिए जैसे चंद्रशेखर रावण जी है और आदिवासियों की कई सारी पार्टियां बन रही,
तो क्योंकि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो क्या ओबीसी भी अलग तरह से कुछ यूनियन वगैरह बना के इसके लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, वही बता रहा हूँ आपको, राजनीति में भी अधिकतर टिकटें जो मिल रही हैं वो 4-5 जातियों को मिलती हैं। 100 जातियां जो हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं, उनको राजनीतिक आरक्षण या राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आप राजस्थान में देखें तो वहां पर मीणा समाज के सबसे ज्यादा विधायक हैं। अन्य आदिवासी जातियों से यदि आप कंपेयर करें तो वो सामान्य सीट से भी जीत के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी जातियां हैं उनको भी अधिकार संपन्न हमको बनाना पड़ेगा, तभी तो आरक्षण का पर्पस सॉल्व होगा। आरक्षण का पर्पस क्या है कि सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, सभी लोग मुख्य धारा में आए। तो यदि मुख्य धारा में लाना है आपको तो सभी लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। एक चीज जैसे अभी फिर इसी बात में कि मैंने अभी बताया, हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी, और उधर गुजरात के कुछ पहले भी बीटीपी भी थी, भारत ट्राइबल पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री भी रहे, उनके भी कई सारे मतलब अच्छी पकड़ हो गई थी, वो भी आदिवासियों की पार्टी। फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इधर, हमारा उधर बिल प्रदेश की मांग, इधर गोंडवाना की मांग। तो मतलब भारत के कई सारे राज्यों में आदिवासियों की पार्टी अलग अलग है, और ये सब अपने हक अधिकार की बात करने के लिए, सबको अपना अपना आदिवासी का अस्तित्व बचाने के लिए बात करते। तो ये सभी पूरे सभी मिलकर के एक हो सकते हैं क्या? क्या संभावना लगती है? देखिए, जब जयपाल मुंडा जी ने राजनीति शुरू की थी तो वो 33 विधायक बना के लाए थे, 5 से 6 सांसद बना के लाए थे, और उनकी पार्टी, कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके उनकी पार्टी को खत्म करवा दिया। नहीं तो उनमें एक चेहरा होना चाहिए बड़ा, जिसके पीछे सब लोग खड़े हो जाए, ब्रांड, वो जो जयपाल मुंडा थे। जयपाल मुंडा जी के बाद आदिवासी राजनीति में कोई बड़ा चेहरा मुझे नहीं दिखता। किरोड़ी लाल मीणा जी की भी बात करें तो वो मीन अवतार की बात करते हैं, है ना, या वो सनातन की तरफ थोड़ा डाइवर्ट है, तो उनके पीछे पूरा आदिवासी नहीं खड़ा होगा। अभी मेरे को पूरे देश में कोई बड़ा आदिवासी नेता नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे पहले तो एक लीडर खड़ा किया जाए जिसके पीछे पूरे लोग खड़े हों, फिर मुद्दे तय किए जाएं, अलग अलग प्रदेशों से इशूज लिए जाएं, और ये प्रयास किए जाने चाहिए और कि एक छतरी के नीचे सब आ जाए, उससे फायदा होगा। अभी सब लोग अलग अलग जगह लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज फाइनेंशियल अरेंजमेंट की है। पैसा नहीं है लोगों के पास। हमारे लोग इक्का दुक्का विधायक तो बन जाते हैं, हमारे ज्यादा लोग जीत के नहीं आ पा रहे हैं। जैसे त्रिपुरा का मैं उदाहरण बताऊं तो वहां के जो राजा थे प्रदोत जी, जो आदिवासी वर्ग से हैं, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, और वो पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, अच्छे विधायक बना के लाए, क्योंकि सक्षम थे। यदि सक्षम थे तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे। पिछड़ा वर्ग और खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, उनके साथ आदिवासियों को गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके इशूज एक है, मुद्दे एक है, उनको भौगोलिक रूप से भी वो साथ में रहते हैं। तो आपको 2 से 3 बड़ी जातियों को, वर्गों को साथ में लेना पड़ेगा, तब जाके आपको पॉलिटिकल रिजल्ट दे सकते हैं। अब सर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन, क्या लगता है आपको, क्या कैसे कौन सी सरकार बनने की संभावना? देखिए, जो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक राम मंदिर का मुद्दा था। मंदिर होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सरकारें मंदिर बनाने के लिए नहीं चुनी जाती हैं, सरकारें गवर्नेंस के लिए चुनी। अच्छा अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटीज हो, लोगों को रोजगार हो, है ना, इनके लिए सरकारें चुनी जाती है। एक शहर में मंदिर बनने से पूरे लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दोनों मुद्दे अलग है, धर्म अलग है, राजनीति अलग है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वोट लेने के लिए 10 साल में कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है कि हमने ये कर दिखाया। ये बोलते थे हमने धारा 370 हटा दी, तो क्या मोदी जी ने कश्मीर में प्लॉट ले लिया? क्या कितने लोगों ने कश्मीर में जमीन ले ली? तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि इससे ये हो गया, उससे ये हो गया। तो मेरे हिसाब से 10 साल बहुत हो गए मोदी जी को, हमने दे दिए 10 साल। अब नए लोगों को आगे आना पड़ेगा, और खासकर जो रीजनल पार्टियां हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, साउथ से लेकर वेस्ट तक। वो सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन सरकार में होना चाहिए, तभी तो देश कहलाएगा। अभी आप कैबिनेट बनाते हो, उसमें साउथ के लोग ही नहीं रहते, भाई आधा भारत साउथ है। आप सिर्फ नॉर्थ की राजनीति के, नॉर्थ के आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, साउथ के लोग कहाँ जाएंगे? तो उनमें फिर अलगाव की भावना आती है। तो अलग अलग राज्यों से, हैदराबाद जैसे, तब तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, हर जगह से लोग होने चाहिए कैबिनेट में, तभी जाके तो पूरा देश साथ में चल पाएगा। तो मेरा ये है कि जो अभी जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, वो एकजुटता से अच्छा काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो लोग पावर में आने वाले। तो कौन, जैसे अभी मोदी जी हैं, नहीं, तो जो चुनेंगे वो, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से प्रधानमंत्री तय नहीं होता है, सांसद तय करते हैं। पहले सांसद बनने दीजिए, फिर सांसद बनने के बाद आपस में वो तय करेंगे किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, जो एक बड़ा व्यक्तित्व होगा, कोई भी बन सकता है आदमी, देश में कमी नहीं है लोगों की, है ना। हमारे देश में एक से एक लीडर है, और कई ऐसे नेता हैं जो 4-4 बार से राज्य जीत रहे हैं, अपने 20-20 साल से चीफ मिनिस्टर है ना। उड़ीसा में देख लिया आप पटनायक जी को, है ना, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, है ना। तो
एक से एक लोग हैं, ऐसा नहीं, लोग तो बहुत है, कोई भी बन सकता है। कांग्रेस पार्टी से भी कोई मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं, दलित चेहरा है, 9 बार के सांसद हैं, तो कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। आपको डॉक्टर आनंद राय जी को जयस के साथ में, फिर उधर आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के भी कुछ भी कोई भी काम हो, या फिर उनके साथ में भी आपको फिर पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस के साथ में, फिर कभी कभी कोई बोलते हैं वैसे सूत्रों के हवाले से ऐसा कि आप कभी कभी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर भी रहते हैं, तो आप किस मुद्दों को लेकर? देखिए, मैं भाजपा को हराने के लिए हर उस व्यक्ति का साथ दूंगा जो भाजपा को वहां हरा सकता है ना। यदि मुझे लगेगा कि राजकुमार पटेल यहाँ महेंद्र मालवीय को हरा सकता है, राजकुमार जो रोत है अपना, वो मुझे बुलाएगा तो मैं राजकुमार रोत के लिए जाऊंगा। कहीं मुझे लगेगा कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़ में दिग्विजय सिंह बीजेपी को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, मैं वहां उनको सपोर्ट करूंगा। जहां जो आदमी भारतीय जनता पार्टी को हराने की हालत में होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारा दुश्मन एक है आरएसएस। क्या कारण है? आरएसएस है। आरएसएस देश को विघटन करने वाली शक्ति है, और आरएसएस जहर भर रही है लोगों के बीच में, जातीय आधार पर, संप्रदाय आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर। तो कहीं न कहीं उस संगठन के द्वारा जो कमांड है और वो जो सरकार चला रही है, वो देश के हित में नहीं है। तो हमको ऐसी सरकार चाहिए जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करे। एक अभी वैसे मैं उनका इंटरव्यू लेके आया, आप साथ में भी थे, अभी कमलेश्वर जी अपने सैलाना के विधायक जी, उनके साथ में थे, उनके केस वगैरह में आप साथ में थे, और फिर वो बाजना का जो मैटर था, अब उस मैटर को कैसे देखते? नहीं, देखा ऐसा है कि वो नया लड़का है, विधायक बनते से पूरा जो बनिया वर्ग है आसपास का पीछे पड़ गया उसके, वो उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। तो पूरा जो नेक्सस है वो सब एक हो गए वहां पर उसके खिलाफ, और उसको झूठे मुकदमे उसके ऊपर सौंप दिए बहुत सारे। तो हमने कोर्ट के माध्यम से, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट का इंदौर ही लगता है, रतलाम जिले का, तो हमने यहाँ पर तर्क रखा, वकील लाए भोपाल से, सिद्धार्थ गुप्ता जी ने केस लड़ा, अग्रिम जमानत दिलो, आगे भी लड़ेंगे हम उसके लिए, और जो भी लड़ रहा है, हमको जो भी लड़ता है वो दिखेगा कि हाँ इस सिस्टम से लड़ रहा है, उसका साथ देंगे।